यानी कुंडली के अंदर जो हमारा 11th हाउस होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुंडली के अंदर ये जो 11वां भाव है ये हमारे इनकम के स्रोत का होता है, यानी मल्टीपल इनकम, मल्टीपल प्रॉफिट और एक से ज्यादा आय के स्रोत। तो आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि कुंडली का जो 11वां भाव है कैसे देखा जाए कि एक व्यक्ति की लाइफ में कितना धन आएगा, एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर कितना धन मिल सकता है। धन की हम सबको हमेशा जरूरत रहती है, ये बात सही है कि हमें धन चाहिए, और बगैर लक्ष्मी माता लक्ष्मी की कृपा के जो संसारिक कार्य है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज का टॉपिक है 11th हाउस, 11th हाउस से रिलेटेड सब चीजें। इससे हम जो मेन देखा करते हैं वो यही देखा करते हैं, मल्टीपल इनकम, इनकम ऑफ सोर्सेस, और जिंदगी में कौन सा समय होगा जो हमारे पास माता लक्ष्मी की कृपा होगी, धन का आगमन हो सकता है और हमारे लिए वो फायदा करेगा। ये बात सही है कि अगर हमारी लाइफ में धन का स्रोत सही रहता है तो हमारी लाइफ के अंदर हम सब सुख सुविधाओं को इजीली ले सकते हैं। आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा 11th हाउस है आय का, और इसके पैरामीटर्स क्या है, इसमें हमें मेनली ये देखना है कि 11th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन किन ग्रहों का 11th हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा, और 11th हाउस का जो लोड है, यानी जिसको हम लाभेश कहते हैं, 11th हाउस के मालिक को हम लाभेश कहते हैं। लाभेश की क्या स्थिति है, लाभेश का किन ग्रहों के साथ कांटेक्ट हो रहा है और किन ग्रहों के साथ उसका दृष्टि संबंध हो रहा है, इन दोनों चीजों को देखकर हम निर्णय करेंगे कि जीवन के अंदर धन का जो स्रोत है वो कैसा रहेगा। और अगर लाभ में बैठे हुए ग्रहों की दशा चलती है या लाभेश की दशा चलती है तो वो हमारी जिंदगी में उसका क्या इफेक्ट रहेगा। दर्शकों, लाभ के अंदर अगर एक या एक से ज्यादा ग्रह रहते हैं, सपोज कीजिए एक या एक से ज्यादा ग्रह, दो या दो से ज्यादा ग्रह रहते हैं, उन सब ग्रहों को शुभ समझा जाता है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुंडली के दो भाव ऐसे होते हैं, एक 9th हाउस और एक 11th हाउस, इनका विशेष कांटेक्ट रहता है। इसी विषय के ऊपर आज मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने पास रखिए, देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है, आप सेशन के बाद मुझसे पूछ सकते हैं, या फोन पे पूछ सकते हैं, या ग्रुप पे आप मैसेज भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई करने का। ये वीडियो अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे नया कोई वीडियो अपलोड हो आप तक फौरन पहुंच सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाभ के अंदर यानी 11th हाउस के अंदर राशि कौन सी है या ग्रह कौन से हैं। अगर 11th हाउस के अंदर यानी लाभ के अंदर, अगर शुभ राशि है या शुभ ग्रह है, तो ये समझा जाता है कि जो इनकम का सोर्स होगा वो शुभ होगा और अच्छी चीजों से आएगा, यानी अच्छी टाइप ऑफ इनकम होगी, ये समझा जाता है। अगर लाभ के अंदर अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों की राशियां होती है, जैसे शनि मंगल हो गए, शनि की राशि या मंगल की राशि हो गई, तो ये समझा जाता है कि वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने पक्ष से पलट भी सकते हैं, या वो किसी भी टाइप की इनकम को इजीली ले सकते हैं। मोस्टली ये लोग थोड़ी बहुत इसमें ठगबाजी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यानी 11th हाउस के अंदर अगर शुभ ग्रह और शुभ ग्रहों की राशियां हैं, शुभ ग्रह के अंदर जैसे सबसे पहले आते हैं आपके बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध। अगर इनकी राशियां हैं, यानी कर्क राशि, चंद्रमा की कर्क राशि 4 नंबर, बृहस्पति की 9 और 12 नंबर, शुक्र की 2 और 7 नंबर, बुध की 3 और 6 नंबर। अगर ये राशियां 11th हाउस पे आ रही है या ये ग्रह आपके मल्टीपल यहाँ पे आ रहे हैं, तो भी वो आपके लिए धन के कारक है। सपोज कीजिए 11th हाउस के अंदर अगर
मल्टीपल ग्रह है, बृहस्पति के साथ राहु या शनि के साथ सूर्य, चंडाल दोष, विष दोष या पितृ दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी धन आपके पास उनकी दशाओं में आ सकता है। धन के लिए वो दशाएं भी, वो ग्रह भी आपके अनुकूल रहेंगे। कुंडली के अंदर 11th हाउस ऐसा हाउस होता है जिसमें मोस्टली ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी विषय में आगे चलेंगे। अगर कुंडली के अंदर 11th हाउस में सूर्य के, अगर सूर्य से उसका कनेक्शन होता है या सूर्य वहां पर है, सूर्य से लिंक बनता है, तो ये समझा जाता है कि उसकी दशाओं, अंतर दशाओं में या सूर्य के प्रभाव से, क्योंकि सूर्य राजसिक ग्रह है, यानी इसको ग्रहों का राजा अधिपति बताया गया है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि उनको जो फायदा होगा, पॉलिटिक्स में ज्यादा फायदा हो सकता है, सरकार से ज्यादा फायदा हो सकता है, या उनके कार्य करने से उनको मल्टीपल फायदा हो सकता है। अगर 11th हाउस में चंद्रमा का कनेक्शन होता है किसी भी प्रकार से, चंद्रमा वहां पर रहते हैं या उनकी राशि किसी भी प्रकार से, तो ये समझा जाता है वो दूसरों की हेल्प से, अपने से हाई स्टेटस यानी अपने से धनवान लोगों की सहायता से वो धन, उनको धन उपार्जन कर सकते हैं, उनको अच्छा धन मिल सकता है, धन का संग्रह हो सकता है। अगर 11th हाउस के अंदर किसी भी प्रकार से मंगल का कनेक्शन हो जाता है, यानी मंगल की राशि जो है 1 और 8 राशि, या मंगल का कैसा भी कनेक्शन हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि उनको भूमि से, खेती बाड़ी से, या अपने छोटे और बड़े भाई की हेल्प से उनको काफी, उनकी दशा या अंतर्दशा जब आती है, उनके सपोर्ट से उनको धन मिल सकता है या वो धन, अच्छा धन ले सकते हैं। अब बुध और बृहस्पति, ये लगभग दोनों काफी शुभ ग्रह हैं। जैसे कि बुध के बारे में आप जानते ही हैं कि व्यापार का मालिक है और बुद्धि का मालिक है। बृहस्पति वो ज्ञान का मालिक है। बुद्धि और विवेक, ये दो चीजें होती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा कभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। बुद्धि और यानी बुध और बृहस्पति, ये दोनों ही लगभग एक जैसे आपको रिजल्ट देते हैं, यानी इंसान अपनी बुद्धि से, कंसल्टेंसी से, ट्रेडिंग से, यानी किसी इन तमाम चीजों से धन उपार्जन कर सकता है। और आप ऐसे भी समझे जैसे ये ज्योतिष की शिक्षा है या ज्योतिष का कार्य है, इनसे भी वो धन अच्छा ले सकते हैं। बुध और बृहस्पति दोनों ही बड़े शुभ ग्रह बताए गए हैं और दोनों का लगभग एक जैसा व्यवहार रहता है। 11th हाउस के लिए अगर ये आ जाते हैं, बुद्धि से, बिजनेस से, कंसल्टेंसी से, ट्रेडिंग से, बहुत अच्छा वो अपनी लाइफ में धन ले सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, स्पेशली बुध के केस में। अगर यहाँ पे शुक्र का रोल आ जाता है, शुक्र किसी भी प्रकार से 11th हाउस में रहता है या उसका कनेक्शन होता है, तो ये समझा जाता है कि ससुराल पक्ष की हेल्प से या पति या पत्नी की हेल्प से, ससुराल पक्ष की हेल्प से दशाएं अंतर दशाओं में, शुक्र की दशा या अंतर दशा में या शुक्र के रहते हुए वहां पे इन तमाम चीजों से उनकी लाइफ में धन आ सकता है, धन के स्रोत आ सकते हैं। शनि महाराज जो होते हैं वो अगर उनका 11th हाउस में हो जाता है, तो ये बात तो तय है कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में धन काफी रहेगा, वो धन अच्छा कमा सकते हैं। अगर हम पूरी कुंडली की बात करें, ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में मैंने शनि की स्थिति अच्छी देखी है, उनकी लाइफ में धन का अभाव मैंने बहुत कम देखा है। होता है लेकिन काफी कम देखा है। वो मोस्टली काफी अच्छा अपनी लाइफ में धन संग्रह कर लेते हैं या अच्छा धन ले लेते हैं, अकेले अगर शनि की स्थिति अच्छी होती है तो। अगर शनि लाभ भाव में बैठा है या लाभेश है, किसी प्रकार से उसका कॉन्टेक्ट होता है, तो वो धन के लिए अच्छा समझा जाता है। वो थोड़े ट्रिक्स ज्यादा यूज करते हैं, बुद्धि का ज्यादा यूज करते हैं, तो अच्छा धन उनको लाइफ में मिल जाता है। मतलब 11th हाउस के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से देखने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी ग्रह होगा वो आपकी हेल्प करेगा, स्पेशली इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी व्यक्ति के, मान लीजिए बुध है, शुक्र है, शनि है या मंगल है, कोई भी ग्रह है, चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे वो अशुभ ग्रह है, अगर उसकी दशा आ जाती है तो वो धन उपार्जन के लिए यानी धन के लिए वो दशा बहुत अच्छी और बढ़िया समझी जाती है। कई बार योग होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी योग पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाता, यानी धन व्यक्ति की लाइफ में नहीं आ पाता। इवन
लाभेश की या ऐसे शुभ ग्रहों की दशा होने के बावजूद भी, तो हमें कुंडली में ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या दोष है। अगर योग लगा हुआ है तो आप थोड़े से उपाय करेंगे, आपके धन के सोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर योग नहीं लगा हुआ है तो आपको काफी मुशक्कत या काफी उपाय आपको करने पड़ेंगे। इसलिए आप अपनी कुंडली देखिएगा, अपनी या आप जिनकी भी देखना चाहे उनकी देखिएगा। अगर ये योग है तो आगे आप वो ध्यान से देखिएगा, है तो आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पे दृष्टि संबंध आ जाता है कि 11th हाउस के ऊपर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा और कहाँ पे वो इफेक्ट कर सकता है, जिसे हम एस्पेक्ट्स या दृष्टि संबंध कहते हैं। वैसे तो जितने भी ग्रह हैं सबको एक सातवीं दृष्टि, जैसे कि आप जानते भी है, सब ग्रहों को एक दृष्टि कॉमन दी गई है, सातवीं दृष्टि। जैसे ये 11th हाउस है, 5वां हाउस होता है हमारा बुद्धि का, ज्ञान का, जिसे बेसिक बुद्धि इंटेलिजेंस कहते हैं। सारे ग्रह यहाँ पर है। तो सातवीं दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी सातवीं दृष्टि जो है वो सीधी 11th हाउस पे जाती है। और इसी प्रकार से हम 11th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ से जो सातवीं दृष्टि होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये भी सीधा आपके 5th हाउस पे जाती है, जिसको हम बुद्धि का हाउस कहते हैं, यानी बेसिक इंटेलिजेंस का हाउस भी कहते हैं। 1 to many रिलेशनशिप्स, यानी ऐसी चीज जो आपको नेम और फेम देता है, यानी एक व्यक्ति बहुत से लोगों को सर्विसेज देता है। ये सब चीज हम 5th और 11th हाउस से देखते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का है, प्रोफेशन है, एक व्यक्ति है बहुत से लोगों को अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, तो ये जो चीज है नेम और फेम, ये भी हम 5th और 11th हाउस से देखते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करना चाहूंगा, जो ग्रह जिस हाउस में बैठा होता है, जिसे सपोज कीजिए कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 5th हाउस में बैठे हैं, इनका 5th हाउस पे तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जिस हाउस पे दृष्टि डालते हैं, अब जैसे कि ये 5th हाउस है, 5th हाउस है, इसका संबंध 1, 2, 11th हाउस पे जा रही, ये दृष्टि जा रही 5th हाउस की सीधी स्ट्रेट। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो ग्रह जिस हाउस पे दृष्टि डालते हैं, दृष्टि का जो संबंध होता है वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है, और कुछ मामले में वो उनसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये जो दृष्टि संबंध रहता है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। सब ग्रहों को सातवीं दृष्टि तो दी गई है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टि दी गई है। जैसे कि मंगल आप यहाँ देख रहे हैं, मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि दी गई है, शनि को 3री और 7वीं और 10वीं दृष्टि दी गई है, बृहस्पति, राहु और केतु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दी गई है। 7वीं तो सबको दी गई है, लेकिन मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु को 2-2 दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, शनि, मंगल, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह है, तो इनकी दृष्टि भी 3 है। बृहस्पति अकेला शुभ ग्रह है, जिसको 3 दृष्टि दी गई। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पे ये पॉइंटर है मेरा, 11th हाउस है। अगर शनि की स्थिति, यहाँ पहले हम शनि देव को लेते हैं, अगर शनिदेव आपके 2nd हाउस में, असेंडेंट, लगन, 1st हाउस, 2nd हाउस, अगर शनिदेव 2nd हाउस में है, तो यहाँ से 10वीं दृष्टि, यानी ये जो जा रहा है 11th हाउस में जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी अगर 10th हाउस में 2nd हाउस में शनि है, उसकी 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो 11th हाउस पे जाएगी, वो उसको इफेक्ट करेगी। अब शनि की एक और स्थिति लेते हैं, अगर 5th हाउस में है तो सारे ग्रह जाएंगे। शनि देव की 3री दृष्टि, यानी शनि देव अगर 9th हाउस में है तो 1, 2 और 3 की 3री दृष्टि यहाँ पे जाएगी, वो 11th हाउस को इफेक्ट करेगी। इसी प्रकार से अगर हम जो बृहस्पति, राहु और केतु की स्थिति लेते हैं, अगर बृहस्पति, राहु या केतु तीसरे भाव में है तो इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी प्रकार से बृहस्पति, राहु, केतु अगर 7वें स्थान में है तो इनकी दृष्टि भी 11th हाउस में जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी बृहस्पति, राहु, केतु या शनि महाराज यहाँ पे होंगे, तो इन सब की स्थिति अगर इन हाउसेस पे आपके होंगे तो वो स्थिति वो 11th हाउस को इफेक्ट करेगी, यानी आपके इनकम पॉइंट ऑफ व्यू को इफेक्ट करेगी।
अगर सपोज कीजिए मंगल आपके यहाँ 4th हाउस में है, तो मंगल देव की 2 दृष्टियां, चौथी और 8वीं, यहाँ से अगर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि या इनको इफेक्ट करेगी। इसी प्रकार से अगर मंगल अष्टम भाव में है तो 1 2 3 और 4, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर शनि आपके यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है और यहाँ पर या यहाँ पर है, शनिदेव 2nd हाउस या 9th हाउस में है, बृहस्पति राहु केतु 3rd हाउस में या 7th हाउस में है, अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपका इन पोजीशन पे है तो आपके इनकम वाले हाउस यानी 11th हाउस को इफेक्ट करेंगे, उनका प्रभाव वहां पर रहेगा। तो ये मैंने दृष्टियों के मामले से आपको समझाया कि इन ग्रहों की अगर ये स्थिति रहती है तो ये यहाँ पे आपके 11th हाउस को यानी इनकम वाले हाउस को इफेक्ट करेंगे। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अगर इन हाउसेस में कोई ग्रह है तो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ रूल्स हैं वो अब आप यहाँ देखिए कि 11th हाउस यानी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स हैं कि कौन कौन से हमें फॉलो करने चाहिए। अगर 11th हाउस का मालिक यानी 11th हाउस का लॉर्ड किसी भी प्रकार से केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है, यानी सेंटर यानी पहला चौथा सातवां 10वां हाउस, ट्राइन मतलब त्रिकोण मतलब पहला पांचवा 9वां हाउस, यानी 11th हाउस का मालिक, मान लीजिए 11th हाउस के अंदर नंबर 4 लिखा हुआ है तो चंद्रमा हो गया उनका मालिक 11th हाउस का, वो पहले चौथे सातवें 10वें हाउस में है या पहले पांचवें या 9वें हाउस में है। अगर किसी भी तरीके से 11th हाउस का मालिक केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है तो धन उपार्जन के लिए, धन के लिए बेहद शुभ समझा जाता है। इसको हम एक प्रबल धन योग या राजयोग कहते हैं धन के लिए। अगर लगन का यानी फर्स्ट हाउस का मालिक, अगर लगन का और 11th हाउस का कैसा भी कनेक्शन हो जाता है, यानी फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 11th हाउस में, सपोज कीजिए धनु लगन है और धनु लगन के अंदर बृहस्पति महाराज 11th हाउस यानी तुला राशि में बैठे हैं, तो उसका संबंध 11th हाउस से होने से धन के लिए ये सोर्स या ये योग बेहद शुभ और बेहद अच्छा समझा जाता है। अगर सेकंड हाउस का यानी सेकंड हाउस को हम वैसे ही धनेश कहते हैं, अगर धनेश का सेकंड हाउस का कॉन्टेक्ट 11th हाउस हो जाए, लाभ से हो जाता है तो इसको हम प्रबल राजयोग कहते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड हाउस दोनों का कनेक्शन लाभ से हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो कुंडली के अंदर एक प्रबल राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा उनका हिसाब रहता है धन के लिए, धन की व्यवस्था के लिए। अगर सेकंड हाउस या 11th हाउस के अंदर मित्र राशि आ जाती है, यानी दूसरे हाउस में और 11वें हाउस में मित्र राशि आ जाती है, तो ये भी धन के लिए काफी अच्छी समझ जाती है, धन को उपार्जन करने के लिए। अगर सेकंड हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक किसी भी प्रकार से केंद्र और त्रिकोण में आते हैं और 9th हाउस का उनसे किसी भी प्रकार से कनेक्शन बनता है कंजक्शन या एस्पेक्ट्स के थ्रू, तो ये एक प्रबल किस्म का राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा धन उपार्जन करते हैं, बहुत मात्रा में उनका बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस होता है, उनको सब सुख सुविधाएं है वो धन से संबंधित ले सकते हैं। अब दो चीजें हमें देखने को मिलती है, ये पहले जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सारे इन योग को एक्टिवेट करने में या पूरा फायदा देने में इनको हेल्प करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं 12वां जो हाउस होता है वो व्यय का होता है, खर्चों का होता है। अगर 11th का हाउस का मालिक या लोड 12th हाउस में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी जब इनकी दशा चलती है, ऐसी स्थिति के अंदर भी जब इनकी दशा चलती है तो धन आ सकता है, धन आएगा, थोड़े इनके खर्चे ज्यादा। और एक लास्ट स्थिति बचती है पाप कर्तारी योग, यानी 10वें हाउस में और 12वें हाउस में अशुभ ग्रह आ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए 11th हाउस के अंदर शुक्र है, 10th हाउस के अंदर शनि मंगल आ गए या शनि मंगल आ गए, और 12th हाउस के अंदर राहु या मंगल या राहु या शनि आ गए, कोई भी अशुभ ग्रह आ गए या अशुभ योग बन गया, तो ये जो पाप कर्तारी योग बनता है 11th हाउस के लिए, ये भी 11th हाउस की एक्टिविटी यानी 11th हाउस के फल को थोड़ा कम करता है। यानी ऊपर वाले जो 5 योग है ये आपके लिए अच्छे रहते हैं, और ये जो दोनों है ये थोड़ा सा
अगर ये लग जाते हैं तो ये 11th हाउस के लिए थोड़ी दिक्कत करते हैं। अब ये जो चीजें मैंने बताई, अब हम इनको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझेंगे कि जैसे कि ये एक कुंडली है, ये कर्क लगन की कुंडली है। अब इसके अंदर हम समझेंगे जो भी अभी हमने ऊपर देखा कि 11th हाउस के लिए, धन के सोर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या फायदा होगा। अब यह 11th हाउस के तो वृषभ राशि है, यानी लाभेश जो है वो शुक्र है, अपनी ही राशि में बैठे हुए। सबसे पहले देखिए 5th हाउस, जहाँ पे वृश्चिक राशि है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि 5th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन है। 5th और 11th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कोई एस्पेक्ट या कोई दृष्टि संबंध नहीं हो रहा। अब हम ये देखेंगे कि किस किस का दृष्टि संबंध हो रहा है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको ये बताया था, इन पोजीशन पे अगर ग्रह होंगे, शनि यहाँ पर होगा या शनि यहाँ पर होगा, मंगल देव यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, बृहस्पति यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, तो 11th हाउस में दृष्टि संबंध जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि राहु महाराज है वो सप्तम स्थान में है। तो राहु का संबंध या 11th हाउस से बन रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवी दृष्टि जो जा रही है वो शुक्र महाराज के ऊपर जा रही है। तो राहु देव का शुक्र के ऊपर सीधा सा दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा है 11th हाउस के अंदर। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, गौर करेंगे इस चीज पर कि शुक्र जो है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से अपनी राशि में विद्यमान है। और ये शुक्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में है। तो अपनी राशि में ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देता और अच्छा फल ही देता है। तो यहाँ पे इनको बहुत एडवांटेज मिलेगी शुक्र के यहाँ पे रहने की। अब अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर शुक्र की दशा आ जाती है, या शुक्र जब भी दशा अंतर दशा में आता है, तो जब भी ग्रह आपके दशा या अंतर दशा में आते हैं तो वो पूर्ण रूप से पूरा फल देने में सक्षम रहते हैं और पूरा फल देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर शुक्र की ही दशा आ जाती है तो ये उनकी लाइफ की गोल्डन टाइम होगा, यानी धन उपार्जन के लिए इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय होगा और मल्टीपल इनकम के सोर्सेस उनके यहाँ पे रहेंगे। हालांकि यहाँ पे एक योग लगा हुआ है, धन का स्वामी 12वें बैठा है, 12वें इसके शुक्र के अगर इनकी दशा चलती है, क्योंकि हम 11th हाउस की बात कर रहे हैं, इनकी लाइफ में इनकम पॉइंट ऑफ व्यू का मल्टीपल सोर्स रहेगा, यानी एक से ज्यादा आय इनकी रहेगी और आती रहेगी। जब भी शुक्र इनकी दशा, जब भी शुक्र देव इनकी दशा या अंतर दशा में आएंगे, इनको काफी अच्छा फायदा कराते जाएंगे। राहु का जो संबंध हो रहा है, राहु का यहाँ थोड़ी सी इन्हें शांति करनी चाहिए। तो राहु की थोड़ी सी इनको यह शांति करनी चाहिए। बाकी इस कंडीशन के अंदर जो हमने ऊपर रूल्स अभी देखे थे वो सारे हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र अपने ही लाभ में बैठा हुआ है, सिर्फ राहु से संबंध है और किसी से कोई संबंध नहीं स्थापित हो रहा। लाभ और लाभेश की स्थिति बेहद अच्छी है कुंडली के अंदर। तो इसलिए धन का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मल्टीपल रहेगा, अच्छा रहेगा और शुक्र की दशा अंतर दशा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मकर लगन का चार्ट है। इस कुंडली में वैसे ही बहुत सारे योग बन रहे हैं। अब यह 11th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, ना 11th हाउस में कोई ग्रह है ना कोई 5th हाउस में ग्रह है, यानी दोनों हाउसेस में कोई ग्रह नहीं है। अब हमको ये देखना है 11th हाउस का जो मालिक है वो है मंगल महाराज। वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं 9th हाउस में। किनके साथ है? लगन लॉर्ड शनिदेव के साथ है। और सेकंड हाउस के जो मालिक है, यानी फर्स्ट हाउस है मकर राशि नंबर 10, सेकंड हाउस में 11 नंबर यानी कुंभ राशि, कहाँ बैठे? भाग्य स्थान में, यानी त्रिकोण भाव में, पहले, पांचवें और 9वें। जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, पहला हाउस, पांचवा हाउस और 9वां हाउस त्रिकोण होता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र होता है। जो मैंने ऊपर आपको 5 रूल बताए थे उसमें एक रूल ये था कि अगर 11th हाउस का संबंध किसी भी तरीके से लगन से हो जाता है या केंद्र या त्रिकोण से हो जाता है और अगर वो भाग्य स्थान पे भी बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में धन का सोर्स बेहद अच्छा रहता है
और उनको बहुत मात्रा में धन मिलता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, बैंक बैलेंसेस हमेशा उनके बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें इस कुंडली में यहाँ अप्लाई हो। लाभ का मालिक भाग्य स्थान पे बैठा है, लगन का मालिक भाग्य स्थान पे बैठा है, लगन का लाभ का त्रिकोण 9वें भाव में कांटेक्ट हो रहा है। बावजूद दोनों के अंदर, मंगल और शनि के अंदर मित्रता नहीं है, यानी दोनों में शत्रु वाला हिसाब किताब है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे ये जो योग बन रहा है, लाभ का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, लगन और धन का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, यदि लाभ का और भाग्य का कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये जो योग है, यानी शनि और मंगल की युति जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं समझी जाती है, वो भी यहाँ धन के लिए अच्छी समझी जाएगी। यानी इस योग से धन बहुत इनकी लाइफ में आ सकता है और इनको इजीली मिल सकता है। अगर ऐसे में मंगल या शनि की दशा चलती है तो वो दशा इनके लिए बेहद लाभकारी होगी, क्योंकि लाभ की दशा चलती है, वो त्रिकोण के मालिकों के साथ भाग्य स्थान पे बैठे हैं, तो मंगल और शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा जब भी इनकी लाइफ में आएगी, इनकी लाइफ में बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाए। इस कुंडली में योग भी है, दोष भी है, तो दोनों चीजें ये एक मैंने कोशिश करी आपको कि आप अपनी कुंडली में देखिए, देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर के अंदर या कल मॉर्निंग में ये जो अभी मैंने सेशन लिया है, ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। आपके पास लिंक आएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपने हमारा कोर्स